हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक विद देव। तो आज हम दूसरे टॉपिक के साथ वापस आ गए हैं पाइथन में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ऑपरेटर्स क्या है, क्या यूज़ होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है। आज हम उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। अब ऑपरेंड्स क्या होता है? ऑपरेंड्स एक वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल या कांस्टेंट कुछ भी हो गया जिसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हो किसी ऑपरेटर्स की मदद से। ठीक है, तो उसे हम ऑपरेंड्स कहते हैं। तो ठीक है, अब हम बताते हैं ऑपरेटर्स का काम क्या है। तो ऑपरेटर्स का जो काम है बेसिकली वो है किसी भी डेटा को या किसी भी वैल्यूज वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करना, उनको कैलकुलेट करना। किसी भी डेटास को मैनिपुलेट या वैल्यूज को वेरिएबल्स को कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ कोड, अपने किसी भी कोड के साथ उसको कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे पाइथन में 6 टाइप होते हैं, 6 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो ये 6 ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। तो अब लाइन वाइज लाइन हम एक एक ऑपरेटर्स को समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पाइथन में स्क्रिप्ट मोड ऑन कर रखा है। मैंने इससे पहले वाली क्लास में आप सबको बताया था कि पाइथन में 2 मोड होते हैं, एक होता है इंटरप्रेटर मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड। इंटरप्रेटर मोड में जहाँ कोड लाइन बाय लाइन होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्क्रिप्ट मोड में यानी कि यहाँ पे जो लाइन ऑफ कोड से पहले हम पूरा अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके बाद वो कोड रन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखो मैंने हैश का यूज़ किया। हैश का मतलब सिंगल लाइन कमेंट, मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट्स किया है। उसके बाद मैंने ट्रिपल कोड्स का यूज़ किया है, मल्टी लाइन कमेंट्स का, जो कि मेरे मल्टी लाइन्स ऑफ कोड्स को इसने देखो यहाँ पे कमेंट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये कोड मेरे रन नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर में जो आता है वो आता है एडिशन। अब एडिशन क्या? अब एडिशन हो गया जैसे कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। 2 वेरिएबल ले रहा हूँ एक्चुअल में मैं, जिसके अंदर मैंने वो वैल्यू स्टोर की। अब उस वेरिएबल को, अब उन 2 वेरिएबल्स को मुझे प्लस कराना है। तो सिंपल ये करूँगा मैं। फिर उसके बाद मैं प्रिंट करा दूंगा हमारे तीसरे वेरिएबल को। अब तीसरे वेरिएबल को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, इसका मतलब क्या कि वो मेरा एक इंटरप्रेटर मोड में जाके मेरे को आउटपुट दिखाएगा। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था कि जो प्रिंट का मतलब है, प्रिंट का मतलब ये होता है कि वो किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड्स का, यानी कि ये जो मेरे कोड्स है उसका आउटपुट शो करेगा मुझे एक टोटल। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे आपको एज समझने के हिसाब से बता देता हूँ, इसका आउटपुट आएगा 9। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा जैसे ही मैं इसको रन करूँगा वैसे ही आप देखना कि इसका जो आउटपुट दिखाएगा वो देख सकते हो आप, 9 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये मेरा इंटरप्रेटर मोड है। यहाँ पे मेरे ब्लॉक ऑफ कोड्स जो है उसका आउटपुट आया है निकल के। वैसे ही हम हर तरह की चीज़ें के कर सकते हैं। अब जैसे हम a माइनस बी भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा। वो मेरा चेंज हो जाएगा। अब मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा? अब मेरा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा, मेरा आउटपुट यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो आप जैसे कि देख सकते हो मेरा आउटपुट यहाँ पे 1 आ चुका है। तो ये देखो पहले में 9, दूसरे में 1, तो ये 1 मेरा आउटपुट है। ऐसे ही करके हम सभी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके करें तो मल्टीप्लाई करके भी आंसर आएगा 20। यहाँ पे हम डिवाइड का यूज़ करें तो भी आएगा। मॉड्यूलो मॉड्यूलो का यूज़ करें तो एक्सपोनेंशियल्स का यूज़ करें फिर भी, फिर फ्लो डिविजन्स का भी यूज़ करें। अब ये डिवाइड फ्लो डिवीजन ये क्या होता है? डिवाइड में पॉइंट्स में आंसर आने के होते हैं, वेरएज फ्लो डिवीजन में पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा। वो सिंपल इतना ही यूज है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो अभी हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का काम हो गया। तो अब मैं इसको कमेंट कर दूंगा ताकि वो आगे यूज में ना आए, ताकि वो आगे यूज में ना आए। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर दिया, मैंने इनको कमेंट कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं, इनके क्या यूज है और ये क्या क्या कर सकते हैं। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या हो गए? तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए
जैसे कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये सिंपल हो गए हमारे क्या बोल सकते हैं आप, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब समझते हैं। अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से 3 वेरिएबल लेके रखा है, ए बी और सी। अब ये 3 वेरिएबल आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इनका एक प्रिंट करके आउटपुट भी सोच रखा है कि क्या आएगा। अब इसमें आंसर जो मेरा आएगा वो किसी ना मेरे इंट में आएगा, ना स्ट्रिंग में आएगा, ना किसी में आएगा। वो एक अलग ही डेटा टाइप में आएगा, जिस डेटा टाइप को हम बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं बुलियन डेटा टाइप। तो फिर अब आप समझेंगे बुलियन डेटा टाइप क्या होता है। तो बुलियन डेटा टाइप सिंपली हमें जो भी हमारा आउटपुट होता है वो हमें ट्रू या फॉल्स में ला के देता है, यानी कि वो बताता है कि वो जो हमने लिखा है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके बाद में जो भी आपको मतलब ये जो हमारा जो भी इसमें जो आंसर होगा वो हमें ट्रू या फॉल्स में मिलेगा। तो हम जैसे देख सकते हैं कि इधर 3 वेरिएबल्स है, a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 9। अब ये जो 3 हमारे वेरिएबल्स हैं यहाँ पे हमने इनका कुछ ऑपरेटर्स की मदद से ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने पहला करवाया है प्रिंट a इक्वल टू बी, यानी कि a जो है वो b के बराबर है, जो कि हमें पता है कि ये सही नहीं है, तो इसका हमारा आंसर आना चाहिए फॉल्स। ठीक है। फिर अगला हमारा है जो है a इज इक्वल टू सी, जिसका आप मतलब देख सकते हो कि इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर आना चाहिए ट्रू आना चाहिए। ठीक है। तो ये मैंने आपको ये एस बताया है। अभी हम देखते हैं इसका आंसर। चलिए, तो इसका आंसर है फॉल्स और ट्रू। जैसा मैं आपको बता रहा था कि वो आपको जो भी वैल्यूज या फिर जो भी आउटपुट होगा वो ट्रू या फॉल्स में ही ला के देगा। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट था, जो हमने ऑपरेटर या ऑपरेशन परफॉर्म किया है, उसका जो ये पहला वाला है ये फॉल्स है, यानी कि ए और बी बराबर नहीं है। और जो दूसरा वाला है ए इक्वल टू सी, ये भी जो है ये हमारा ट्रू है। तो उसने ट्रू अपन को हमको ला के दिया। तो आगे मैं आपको बताता हूँ। अब ये हो गया इक्वल टू। सेम नॉट इक्वल टू, अब नॉट इक्वल टू उल्टा करके दे देगा। अब जैसे मैं यहाँ पे पहले जब हमारे यहाँ पे फॉल्स आ रहा था, अब वहीं पे मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू का यूज कर दूं, तो अब हमारा आंसर बदल के दोनों में ट्रू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो आंसर आउटपुट है वो दोनों में ट्रू हो गया। अब वहीं पे अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू का यूज कर देता, तो यानी कि ए जो है वो सी के बराबर नहीं है ऐसा पूछ रहा हूँ मैं, तो नहीं, वो फॉल्स मेरे को शो करता। ऐसे ही ग्रेटर देन और लेस देन के साइन भी यूज किए जाते हैं। अब हम इसमें एक चीज समझते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। अब ये क्या होता है, अब चलिए इसको समझते हैं। सबसे हम पहले समझते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हुआ, अब इसमें मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि जो ए है वो बी से या तो फिर बड़ा है या फिर वो उसके बराबर है, मुझे बताओ। तो इसका मेरा आंसर क्या होगा वो। और दूसरा मैं पूछ रहा हूँ कि जो मेरा सी है वो या तो फिर इससे छोटा है या तो इसके बराबर है। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए, कमेंट में बताओ। चलो चेक करते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है ट्रू। अब ट्रू क्यों आ रहा है, वो कहीं लोग कंफ्यूज मत होना, सीधा से इसका आंसर ट्रू ही आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो इसमें हमारा ए है, जो हमारा ए वेरिएबल है वो 9 है, और जो हमारा बी वेरिएबल है वो है 5। तो आप जैसे कि देख सकते हो, आप फोकस करो, जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या है कि या तो फिर मेरा ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए, या तो फिर वो बी के बराबर होना चाहिए। तो मेरा ए जो है वो पहला कंडीशन तो ट्रू हो गया कि भाई वो ए के भाई बी से बड़ा है और वो उसके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि वो ट्रू प्रिंट करके देगा हमको। पहले दूसरे में हमारा ये इक्वल टू वाला सही हुआ, क्योंकि ये जो 9 और 9 बराबर है इसलिए। वैसे ही हमारे सब में यूज किए जाते हैं। तो ये हमारे होते हैं, ये सब हमारे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये हमें बेसिकली कंपेयर करवाते हैं कोई भी डेटास को
कि आपको कभी भी कोई भी डेटा को कंपेयर करने के लिए ये काम आते हैं। तो जैसे कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स समझ रहे थे, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स कुछ नहीं है, इज जस्ट दैट कि वो इसका मीनिंग ये है कि इंक्रीमेंट एंड असाइन, यानी कि वो एक इंक्रीमेंट करके असाइन कर देगा, यानी कि वो प्लस करके एक वैल्यू को डायरेक्ट असाइन कर देगा। हम इसमें पहले एक वेरिएबल बनाते थे, अब इसमें हमको सिंपली इज दैट जस्ट कि हमको वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ही करके दे देगा। तो आप देख सकते हो कि वो डायरेक्ट ही मुझे जो मेरा आउटपुट है वो ला के देगा। जैसे कि मेरा जो आउटपुट है वो है 30। देखो ए 8 + 5 क्या होता है 30, तो वो ला के देते हैं। वैसे ही वो माइनस में भी करेगा, प्लस में भी करेगा, और वो बाकी सब में भी करेगा। अब हम अगले में आते हैं जो कि है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी होते क्या है, अब हम इसके बारे में समझेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनके क्या यूज है, वो किस लिए काम आते हैं, ये सब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आप देख सकते हो, सबसे पहला ऑपरेटर है एंड। एंड का क्या काम है कि वो चेक करेगा कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो वो ट्रू प्रिंट करा के देगा। फिर और में क्या होगा, वो चेक करेगा कि कोई एक स्टेटमेंट अगर ट्रू हुई तो भी वो ट्रू प्रिंट करके देगा। लेकिन नॉट का क्या काम है कि वो चेक करेगा कि इन दोनों में से वो रिजल्ट को जो है, वो जो रिजल्ट होगा उसको वो रिवर्स कर देगा, यानी कि ये जो हमारा रिजल्ट होगा उसको रिवर्स करके बताएगा कि अगर कोई उसमें फॉल्स है तो उसको वो ट्रू प्रिंट कर देगा। हम आगे इसका मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो आप समझिए कि मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए हैं, ए बी सी। ये आपको समझ सकते हो कि मैं ए बी और सी, मैंने यहाँ पे एक 3 वेरिएबल्स लिए हैं, और ये तीनों वेरिएबल्स को मैंने एक वैल्यू दे दी। ए के लिए मैंने दे दी ट्रू, बी के लिए मैंने दे दी फॉल्स, और सी के लिए मैंने दे दी है ट्रू। अब आगे हम इसका ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें एक इफ कंडीशन का यूज़ किया है जो हम आगे सीखेंगे, लेकिन आप बस इतना जान लीजिए कि एंड का क्या काम है कि वो चेक कर रहा है कि ए और सी दोनों में जो कंडीशन है वो ट्रू है क्या। हाँ, तो आप देख सकते हो ए और सी में कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो वो ये प्रिंट करा के देगा। वरना अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो ये प्रिंट कराता ही नहीं। तो जैसे पहले अपने चेक करते हैं, ठीक है। तो और में भी यही है कि वो चेक करेगा बी और सी में कोई कंडीशन ट्रू है क्या, तो बी और सी में भी आप देख सकते हो सी ट्रू है, तो यानी कि वो ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट प्रिंट करके देगा। वेयर इन नॉट केस आप देख सकते हो कि इफ नॉट बी लिखा है, यानी कि नॉट का जो यूज किया है इसमें ये बता रहे हैं कि बी जो है वो सही नहीं है, तो आप प्रिंट करके दो बी इज फॉल्स नॉट कंडीशन। तो ये प्रिंट करा के देखा। तो चलिए पहले अपने इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके लिए उसने देखो तीनों स्टेटमेंट में प्रिंट करवा के दिया है। तो अब हम है ना इधर चेंज करके देखते हैं। हम ए को जो है वो हम फॉल्स कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग एरर आना चाहिए। आप भी बताइए क्या आएगा इधर। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज मेरा एंड कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा। मेरा ए और सी जो है वो सेम नहीं है। तो फिर इस केस में ये देखो, उसने ए वाले प्रिंट यूज ही नहीं किया, उसने डायरेक्ट और और नॉट का ये प्रिंट किया। ये देखिए, और कंडीशन और नॉट कंडीशन वाला स्टेटमेंट प्रिंट किया, यानी कि उसको पता चल गया कि ये वाला जो इन्होंने लाइन ऑफ कोड लिखी है वो सही नहीं है, तो इसने ये वाला प्रिंट नहीं किया। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का ये काम होता है। अगला आते हैं अपने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, जो कि होते हैं इज और इज नॉट। अब इसका मीनिंग समझते हैं। इसका का काम है रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट। तो आप समझ ही गए होंगे कि वो ट्रू रिटर्न करके देगा अगर दोनों वेरिएबल्स के सेम ऑब्जेक्ट है तो। और वो ट्रू रिटर्न करके देगा, इज नॉट में वो ट्रू रिटर्न करेगा जब, मेरे बात ध्यान से समझना, वो ट्रू रिटर्न करके देगा जब मेरे दोनों वेरिएबल्स का ऑब्जेक्ट सेम नहीं है तब। ठीक है। अब अगला है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी वही होते हैं इन अनॉटेड। इसका क्या काम है, वो चेक करेगा कि मेरे जो सीक्वेंस है उसके अंदर वो जो ऑब्जेक्ट या कुछ है वो प्रेजेंट है कि नहीं,
तो वो ट्रू प्रिंट करके देगा, और अगर नहीं है तो वो ट्रू प्रिंट करके दे तो भी वो ट्रू प्रिंट करके देगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट इन का यूज करेंगे। लेकिन अगर नहीं इन का यूज किया है हमने और हमारे वो ऑब्जेक्ट के अंदर वो ऑपरेटर या कुछ स्पेसिफिक वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो वो फॉल्स प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने इसमें इन ऑपरेटर का यूज किया। यानी कि क्या हो गया, जैसे मैंने कोई भी चीज ली, ए कैन ए इज इक्वल्स टू बी, सी इज इक्वल्स टू 5 या कुछ भी, अब मैं चेक करूंगा ए इन बी या ए इन सी 3 ऐसा करके कुछ भी, मतलब मैं अगर चेक करता हूँ तो वो मेरे को देखेगा कि हाँ उसके अंदर कोई है, कुछ है, मतलब ये कंडीशन सही हो रही है, ये ऑपरेटर सही हो रहा है, तो वो मुझे ट्रू प्रिंट करके देगा, वरना फॉल्स प्रिंट करके देगा। और नॉट इन सेम उसका वाइस वर्सा है, सिंपल। तो ये थे हमारे ऑपरेटर्स, उनके यूज की वो किस तरीके से यूज होते हैं, उनका क्या काम है, क्या वो ज़रूरी है। जी हाँ, वो पाइथन में बहुत ज़रूरी है। अब हम आज के लास्ट लेक्चर में दो फंक्शंस के बारे में और समझेंगे। जो दो फंक्शंस के बारे में हम समझेंगे वो होंगे हमारे, सबसे पहला होगा, एक होगा टाइप फंक्शन और दूसरा हमारा होगा आईडी। अब मैं उसके बारे में आपको दोनों के बारे में बताता हूँ। तो टाइप फंक्शन का क्या काम है? टाइप फंक्शन जो है वो हमें बता के देगा कि जो हमारा वेरिएबल है उसका डेटा टाइप जो है वो क्या है, उसका डेटा टाइप जो है वो क्या है, ये वो हमें टाइप की मदद से पता चलेगा। वेरएज आईडी हमें बताएगी कि जो हमारा वेरिएबल है वो लोकेशन में, विच लोकेशन में वो स्टोर हुआ है, यानी कि वो उसकी लोकेशन क्या है वो बताएगा। ठीक है, तो ये हमारे इसका काम है वेरिएबल डेटा टाइप का, मतलब सॉरी टाइप का और आईडी का। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ a इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब एक और वेरिएबल बनाता हूँ b, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर प्रिंट कराता हूँ उनको, जिसमें मैं इनका टाइप पूछूंगा ए का। ठीक है, और अगले में मैं सीधे सीधे टाइप पूछूंगा कि बी का क्या टाइप है, वो तुम मुझे बताओ। ठीक है, उससे पहले हम ये जानते हैं कि कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में। तो द डेटा टाइप्स इन पाइथन आर फॉर str string data type which is known as string, नेक्स्ट इज int जो कि हमारा इंटीजर माना जाता है, एंड नेक्स्ट इज हमारा जो कि होता है बुलियन डेटा टाइप, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था, जो हमें ट्रू या फॉल्स में ला के देगा हमारा आंसर। फिर अगला होता है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप यानी कि वो होता है किसी भी वैल्यू को वो हमें पॉइंट्स में ला के देगा, इन पॉइंट्स। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे चार डेटा टाइप, और भी डेटा टाइप्स होते हैं, वो हम धीरे धीरे आगे आगे सीखेंगे क्या होता है। तो ये होते हैं बेसिकली हमारे 4 मेन डेटा टाइप्स। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हम पहले समझते हैं कि इधर हमारी क्या टाइप आएगी। तो चलो मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। तो इसका प्रिंट कराने पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे इसका क्लास int और क्लास str बता रहा है, यानी कि ये मेरा इंटीजर डेटा टाइप है और दूसरा मेरा str डेटा टाइप है। तो ये इससे मुझे पता चल गया कि ये कौन से डेटा टाइप का है। फिर अगला होता है हमारा आईडी। तो वो हमें आईडी का मतलब होता है, वो हमें बताएगा कि जो हमारा जो वेरिएबल है वो कौन से लोकेशन में स्टोर हुआ है हमारे रैम में। तो इसको मैं दोनों को हटा देता हूँ एक बार। तो अब हम आईडी जानते हैं ए का। चलिए, तो आईडी ए की जो है वो इस लोकेशन में रैम में स्टोर हुई है, ये हमें आईडी की मदद से पता चला। तो बस गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।